आमना सामना, एक खास मुलाकात एक ऐसे व्यक्तित्व से जिसने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया हो। मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से, जानेंगे उनके अनसुने, अनकहे और अनदेखे पहलुओं को उन्हीं की जुबानी, जानेंगे उनके संघर्ष और सफलता के किस्सों को, करेंगे उनसे कुछ खट्टी मीठी बातें। होगा सवालों का बौछार, चलेगा आरोप प्रत्यारोप का दौर। आमना सामना में सिर्फ राष्ट्रवाद न्यूज पर। गीता जैन मीरा भाईंदर की पहली निर्दलीय महिला नगर सेविका और अब पहली निर्दलीय महिला विधायक। हाल ही में गीता जैन ने शिवसेना में प्रवेश किया है। निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए पहले नगर सेविका और फिर विधायक बनना किसी खास उपलब्धि से कम नहीं है। गीता जैन का जन्म 5 जुलाई को मुंबई में हुआ। गीता जैन ने पहले एमए और पीवीटी पॉलिटेक्निक से मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा की डिग्री हासिल की। अगस्त 1984 में गीता जैन की शादी मशहूर बिजनेसमैन भरत जैन से हुई और पारिवारिक जिम्मेदारी निभाते हुए गीता जैन ने साल 2002 से राजनीति में कदम रखा, जहां पहली बार उन्हें निर्दलीय नगर सेविका का खिताब मिला और लड़ते लड़ते अब 2019 में पहली बार महिला विधायिका बनी। आज भी गीता जैन की तरफ से कई सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। लोगों का साथ और विश्वास के साथ अब गीता जैन आगे बढ़ रही हैं। शहर की रूपरेखा बदलने और अपने 9 वचनों को पूरा करने में गीता जैन की कोशिश आज भी जारी है। नमस्कार, मैं शैलेश पांडे राष्ट्रवाद न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आमना सामना में आज एक बार फिर से एक नए मेहमान से, एक नए व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात कराएंगे और मुलाकात होगी एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने फर्श से अर्श तक अपना सफ़र तय किया। एक महिला जो कि सबलीकरण, महिला सबलीकरण के एक उद्देश्य को लेकर राजस्थान से चली, राजस्थान से चलकर मुंबई को कर्मभूमि बनाया। मुंबई के मीरा भाईंदर शहर में एक समाज सेविका के रूप में, समाज सेविका से नगर सेविका, नगर सेविका से मीरा भाईंदर जैसे कि विशाल महानगर की महापौर और महापौर के बाद मीरा भाईंदर शहर की मीरा भाईंदर विधानसभा की विधायक के रूप में अपने आप को प्रस्थापित किया और उनका नाम है गीता जैन। हम मुलाकात कराएंगे आपसे आज के इस आमना सामना में गीता जैन से। नमस्कार शैलेश जी, और इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ। मैडम, सबसे पहले तो अभी 1 वर्ष हुए आपको मीरा भाईंदर विधानसभा की विधायक के रूप में आपका कार्यकाल पूर्ण किया आपने, तो ये 1 साल का कार्यकाल के रूप में क्या उपलब्धियां आपकी रही और कैसा लग रहा है आपको मीरा भाईंदर शहर के एक विधायक के रूप में? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों ने मुझ पे विश्वास किया और इस 1 साल में मैंने उस विश्वास पे खरा उतरने की पूर्णतः कोशिश की। भले मेरे विरोधी ये कहे कि आपने 1 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन बहुत कम विधायकों को ऐसा मौका मिला या बहुत कम सेवा करने वाले को ऐसा मौका मिला कि ऐसे पैंडेमिक में हम सेवा कर सके। विकास काम देश में होते रहे हैं, होते भी रहेंगे और हमें करने भी है अगले कुछ सालों में, लेकिन पैंडेमिक में लोगों की सेवा करने का जो मौका मुझे मिला, जो भगवान ने ये मौका मुझे दिया, मैं ये नहीं कहूँगी कि पैंडेमिक आया बहुत अच्छा हुआ, नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। हम कोई नहीं चाहते कि पैंडेमिक आए, लेकिन ये हमारे हाथ में तो था नहीं। तो इसमें जितनी सेवा मुझसे हो पड़ी मैंने ज़रूर की। मैंने अपनी पूरी बिल्डिंग कोविड सेंटर के लिए दी। मैंने टेम्बा हॉस्पिटल को, जो कोई भी सुविधा नहीं थी, ये कहने के लिए हॉस्पिटल थी, लेकिन शैलेश जी आप भी इस शहर के वासी हैं तो आपको पता है टेम्बा का क्या हाल था। जी। तो उस हॉस्पिटल को एक कोविड सेंटर करने के लिए हमें जो मेहनत उठानी पड़ी हम ही जानते हैं। मैं, उस समय के आयुक्त डांगे जी और पूरी टीम ने ये मेहनत लेके, जब हमारा पहला मरीज़ कस्तूरबा गया था तभी हमने ठानी थी कि दूसरा तीसरा तो ठीक है, लेकिन चौथा तो बिल्कुल भाईंदर में ही इलाज पाएगा, और वो हमने कर दिखाया।
तो ये उपलब्धियाँ गिनाने बहुत आनंद नहीं होता कि मरीज़ों की सेवा की मरीज़ होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन जो हकीकत है उसे नकारा भी नहीं जा सकता। तो हमने कोविड के समय में, क्योंकि यही एक मेजर समय रहा 1 साल में, करीब करीब 7-8 महीने का, 2 साल तो 2 महीने तक तो हमारी सरकार ही फॉर्म नहीं हुई थी। तो ये जो लास्ट 7 मंथ्स थे वो ही कुछ कार्य कर दिखाने के लिए हमारे हाथ में थे, और मुझे लगता है कि इस पेंडेमिक में जो हो सकता था उससे ऊपर जाके हमने कोशिश की, चाहे वो लोगों को खाना खिलाने की बात हो, मरीज़ों को आधी रात को भी देखने की बात हो, या कोविड सेंटर के लिए बिल्डिंग बनाने की बात हो, या एक कोविड सेंटर चालू, क्वारंटाइन सेंटर चालू करने की बात हो। ये सभी चीज़ें मेरी तरफ से हुई। कोरोना संकट में जनता की सेवा करते करते आपने बहुत सारी सेवाएं की। हॉस्पिटल को आपने खड़ा किया, टेम्बा को उनके खाना उपलब्ध कराया, उनके लिए बहुत सारी सेवाएं की। और ये सेवा करते करते मैं ये देखता था कि आप जनता के बीच में जाकर काम कर रही थी, और जिसके कारण आप खुद कोरोना ग्रस्त हुई थी। तो उस जब आपको कोरोना हुआ तो क्या लगा ऐसा आपको कि आपने खुद क्या महसूस किया? देखिए, ये मेरे जहन में था जब मैं लोगों के सामने जाके खड़ी हो जाती थी, पर मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं लोगों का जो डर है, यानी आप मानेंगे कि जैसे मैंने यहाँ क्वारंटाइन सेंटर चालू किया तब हमारा विरोध, अब ये लोगों का डर ही था। मैं किसी का कोई उसमें नुक्स नहीं निकालना चाहती या कुछ बोलना नहीं चाहती, लेकिन ये लोगों का डर था। या स्मशान में वहाँ की डेड बॉडी नहीं जलेगी कोविड पेशेंट की, ये भी एक डर था। कोई किसी को कोविड हो जाता था तो उससे ऐसा व्यवहार किया जाता था कि वो बिल्कुल अछूत हो गए हो, लोग उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते। देखिए, डिस्टेंस मेंटेन करना ये मेडिकल प्रोटोकॉल में है, लेकिन व्यवहार अच्छा नहीं करना ये मेडिकल प्रोटोकॉल नहीं है। तो व्यवहार तो बिल्कुल उन लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल बिना, मेरे जहन में भले ही था कि मैं भी पॉजिटिव हो सकती हूँ, लेकिन लोगों के मन से ये डर निकालना बहुत ज़रूरी था। और इसीलिए शायद मैंने मार्च 19 से जब ये ज़ाहिर हुआ लॉकडाउन, तब से एक भी दिन मैं घर में नहीं थी। मैं शहर के हर उस जगह पे गई जहाँ मेरी ज़रूरत थी। मैं रोज़ टेम्बा में गई, ऑलमोस्ट एवरी डे, जब तक टेम्बा हमारा एक कोविड सेंटर होके खड़ा नहीं हो गया। और वो दिन अभी भी याद है जब 56 लोग एक साथ, मीरा भाईंदर ने वो रिकॉर्ड बनाया है कि 56 लोग एक साथ ठीक हुए थे। ये रिकॉर्ड अभी तक, उसके बाद तो बहुत सारी जगह ठीक हुए आए गए, लेकिन मीरा भाईंदर पहला ऐसा शहर था जिन्होंने, और हमारा टेम्बा हॉस्पिटल पहला ऐसा शहर था जिन्होंने 56 मरीज़ एक साथ ठीक किए। और वो उस दिन जो उपलब्धि हम सब ने मिल के पाई थी, हमको लगा कि हमारी मेहनत सफल हो गई। हाँ, उसके कुछ दिन बाद मैं भी पॉजिटिव हो गई थी, लेकिन मैंने होम क्वारंटाइन ही रहना उचित समझा था। और शायद लोगों ने मुझसे उतना बुरा व्यवहार नहीं किया, या मैं कहूँगी कि बिल्कुल भी बुरा व्यवहार नहीं किया। बहुत अच्छे से सब लोगों ने मेरी सेहत जाननी चाही, फ़ोन करके सेहत जानी। लोगों ने भगवान से प्रार्थना की कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, और शायद उस प्रार्थना की वजह से ही मैं कहती हूँ कि मैं बिल्कुल कोरोना से बिना तकलीफ़ बाहर आई। मैं लोगों की तकलीफ़ें देखती हूँ, हमारे बहुत नज़दीक के कुछ लोगों को हमने खोया है, तो वो दुख तो हमारे साथ रहेगा। लेकिन हाँ, मैं कोरोनाग्रस्त हुई थी तो वो 14 दिन भी मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने शायद मुझे कोरोनाग्रस्त करके ये एक अनुभव दिया है कि आपको इस बीमारी से कैसे लड़ना है। सिर्फ बोलने से या सिर्फ देखने से शायद जो मालूम नहीं पड़ा, जो अपने आप महसूस करके मालूम हुआ। और मैंने उसके बाद लोगों से कहा था कि डरिए नहीं, अगर डरेंगे तो ये बीमारी आपको हैरान करेगी, और अगर आप नहीं डरेंगे तो आप बीमारी को भगाने में सफल हो जाएंगे। जी, और कोरोना के समय जो आपने सेवा की, और कोरोना जब आपको हुआ उसके बाद मैंने भी देखा था कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से लोगों का प्यार आपको मिला, लोगों का आशीर्वाद मिला, लोगों ने दुआएं की आपके लिए व्रत किया, आपके लिए पूजा अनुष्ठान किया। इवन कि कुछ मुस्लिम इलाके में लोगों ने दुआएं की अल्लाह से भी, और भगवान से मंदिर में भी अरदास हुए, गिरजाघर में भी, कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और सही में एक सच्चे समाज सेवक को ये उनकी सेवा का फल होता है परमेश्वर के द्वारा, और जनता ही जनार्दन है हम सभी लोगों के लिए। तो वैसे भी गीता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाऊँगा कि आप जब स्कूल में पढ़ती थी
आज आप एक विधायक के रूप में अच्छा कार्य कर रही हैं, तो कहाँ से आपके मन में ये विचार आया कि समाज सेवा और राजनीति, क्या ये विचार आपके स्कूल के समय से था या फिर बचपन से था? आपके कुछ बचपन की यादों के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, राजनीति से उस समय मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, लेकिन अब उसको आप समाज सेवा कहे तो समाज सेवा में 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में थी और हमारे बिल्कुल पीछे एक बस्ती थी गरीबों की। उसमें कुछ बच्चे थे, तो उनमें से एक बच्चों की मम्मी हमारे यहाँ काम करती थी, घर काम करते थे। तो एक दिन वो, और मैं पढ़ने में भगवान की दया से बहुत अच्छी थी, तो एक दिन उसने ये कहा कि हमें ये पढ़ना लिखना नहीं आता। वो अनपढ़ थी, पर मैं मेरे बच्चे को पढ़ाना चाहती हूँ। 5वीं में है, उसे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। तब ट्यूशन का इतना चलन भी नहीं था। तब हम लोग तो, बल्कि हमारे ज़माने में तो ट्यूशन लेना यानी एक कमज़ोरी मानी जाती थी कि ये एक ऐसा स्टूडेंट है जो ट्यूशन ले रहा है। उस समय की मैं बात कर रही हूँ। और होता तो भी उस गरीब महिला के पास ट्यूशन देने के लिए पैसे नहीं थे। तो मैंने ही उसे कहा कि आप एक काम करो, आपकी बेटी को आप जब रात को काम करने आती है ना, तो साथ में ले आया। उसे जो भी प्रॉब्लम्स है उसे कहिए कि वो लिख के लाए। आप काम करेंगे, तब तक मैं आपके बच्चे को आधे घंटे में वो प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दूँगी। ये शायद पहला एक स्टेप था समाज सेवा की तरफ, क्योंकि उसके बाद जैसे आजू बाजू के लोगों को भी पता पड़ा, तो 1 से 2 बच्चे हुए, 2 से 5 हुए और 5 से 10 हुए। वो उन बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मेरा वहाँ नाम ही हो गया कि ये टीचर दीदी है और ये पढ़ाएगी। बस फिर कॉलेज में थी तो मैंने ब्लड डोनेशन कैंप किए। मेरा विषय DMLT था, तो हमारे विषय को लग के ही हमको ये मौका दिया जाता था कि आप ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह लगाएं। तो उस समय मैं काफ़ी एक्टिव थी। टीबी के लिए मैंने बहुत काम किया धारावी झुपड़पट्टी में जाके। हालांकि वो विषय ही था हमारा, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ एक ऑप्शन था कि आप जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो। तो मैं बड़ी खुशी मुझे अच्छा लगा कि मैं धारावी झुपड़पट्टी में जाके उन लोगों को भी एक टीबी के लिए मार्गदर्शन दे सकती हूँ, क्योंकि उस समय टीबी एक रोग ऐसा था जिसका वो हुआ था। वो आज हमें टीबी सुन के कुछ नहीं लगता है, लेकिन उस समय एक बहुत बड़ा रोग जाना जाता था। तो मैंने उस रोग के लिए भी कॉलेज के समय में काम किया। फिर शादी होने के बाद पॉलिटिकल परिवार में आ गई। मैं फिर कहती हूँ, शादी के पहले बिल्कुल भी पॉलिटिक्स, राजनीति ये हमारे जीवन में नहीं था। मैं ऐसे ही ये सब काम करती रहती थी। तो जब मेरे ससुर जी ने ये जाना कि मैंने कॉलेज समय में ये सब काम किए हैं, तो उन्होंने कहा कि अरे मेरे फील्ड में साथ में आ जाओ। जब हमारे पास सत्ता या पद होता है तो आप लोगों की सेवा और अच्छी तरह से कर पाओगे। तो पहले तो मेरा ऐसा कोई मन नहीं था। हालांकि मैंने 5 से 10 साल तक मेरे ससुर जी के साथ उनके फील्ड में काम ज़रूर किया, उनके लिए कैंपेनिंग भी करती गई। लेकिन जब पहला इलेक्शन लड़ा तो मैं ये ज़रूर आपसे आज कहना चाहूँगी कि मैं मानसिक उस स्थिति में मैं खुद इलेक्शन लड़ूँ उसमें नहीं थी। लेकिन ये हौसला मुझे मेरे ससुर जी ने दिया कि करना क्या है, अपने लिए वोट ही तो जाके मांगना है। आपने जो काम किया है लोगों के लिए, उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अब देखो क्या कैसे लोग आपको प्यार करते हैं। और उस समय मैं इंडिपेंडेंट जीती, तब मुझे लगा कि हाँ, हमारे अच्छे कामों का बदला लोग। तो पहला चुनाव आप इंडिपेंडेंट जीती थी। मीठालाल जैन जी जो कि उस वक्त पूरे ठाणे जिला परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे, और उसके बाद आप पहली बार चुनाव इंडिपेंडेंट जीती। और कौन से सन में जीती और क्या काम किया था फिर? 2002 में मैं जीती थी और इंडिपेंडेंट जीती थी। और उसके बाद मुझे बहुत सारी समझ नहीं थी कि पॉलिटिक्स के लिए क्या काम किया जाता है। मैंने मेरी समाज सेवा चालू रखी थी कि जो भी लोग हाँ, ये ज़रूर हुआ था कि पहले से ज़्यादा लोग आने लगे, क्योंकि ज़्यादा लोग जानते थे और लोग ये अपना हक समझते थे कि हमने चुन के दिया है तो हम हमारा काम इनसे करवाए। तो मेरे लिए उस समय की पॉलिटिक्स सिर्फ इतना था कि लोग आ रहे हैं, मैं उनका काम करके दे रही हूँ। फिर बीजेपी की तरफ आपका रुख कैसे हुआ? बीजेपी में क्या कैसे आई फिर? देखिए, उसके बाद का इलेक्शन कुछ कारणवश मैं हारी भी थी और मैंने कांग्रेस से लड़ा था। पर उस समय मैं फिर कहूँगी कि वो मेरी मानसिक स्थिति तब इसलिए नहीं थी कि 10 दिन पहले ही मेरी बेटी की शादी होनी थी और मैं उसमें बिज़ी थी। तो मेरे ना कहने के बावजूद
लोगों ने कहा कि नहीं आप एक चांस ले लो, और वो मैंने इलेक्शन में हार गई थी उसके बाद वाला। फिर कुछ कारणवश हमें भाईंदर छोड़ के 5 साल के लिए बोरीवली भी जाना पड़ा था, ये घर बन रहा था। तो इस वातावरण से, पॉलिटिक्स से मैं उन 5 सालों में दूर रही। मैं जब वापस यहाँ आई तब ये हुआ था कि कोई जिम्मेदारी बहुत बड़ी नहीं थी। एक बेटी की शादी हो गई थी, एक बेटी लंदन में पढ़ रही थी, तो इतने बड़े घर में हम दोनों ही थे। मैं हालांकि मेरी ऑफिस में भी जाया करती थी, लेकिन शिवमूर्ति नाइक साहब तब थे, उन्होंने इंसिस्ट किया कि आपको इलेक्शन फिर लड़ना चाहिए। नरेंद्र मेहता जी ने भी मुझे तब आके एक ऑफ़र दी थी कि आप बीजेपी से लड़िए। उस समय वेस्ट से बीजेपी से लड़ना यानी एक हिम्मत का काम हुआ करता था, टफ था, गढ़ हुआ करता था। तो उस समय मैंने एक चैलेंज समझ के मैंने कहा चलिए इस बार मन से लड़ते हैं और करके दिखाते हैं। और भगवान की कृपा रही मेरे पे कि उस समय मैं बीजेपी से इलेक्शन जीती। आप बीजेपी से नगर सेविका बनी, आपने इतना अच्छा काम किया कि भाजपा ने आपको महापौर बनाया, और महापौर का कार्यकाल भी आपका बहुत अच्छा रहा। आपने बहुत सारे गार्डन, बहुत सारे रोड, नई नई योजनाएं आप मीरा भाईंदर शहर के लिए लाई। इतना लंबा कार्यकाल भाजपा के साथ रहने के बाद आखिर कहाँ आपको दुख हुआ, कहाँ खटका, क्यों आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गई विधायक का? देखिए मैं भाजपा की दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया, पहले नगर सेविका बनने का और फिर महापौर बनने का। और इसीलिए जब मैंने भाजपा से लड़ने की चाह रखी थी, और मैंने उस बारे में प्रयत्न भी किए थे। वरिष्ठों से मिलके मैंने मेरी ये इच्छा भी बताई थी कि मुझे भाजपा से इस बार इलेक्शन लड़ने का मौका दीजिए। किसी कारणवश वो मुझे वो मौका तो नहीं दे पाए, लेकिन तब मैंने सोचा कि चलिए इस बार हम आजमाते हैं। और मेरे लिए इंडिपेंडेंट लड़ना नया नहीं था, मेरी कारकिर्दी की शुरुआत ही इंडिपेंडेंट लड़ने से हुई थी। तो मैंने इंडिपेंडेंट लड़ने का फ़ैसला किया, और लोगों का प्यार मुझे भरपूर मिला। और मैं फिर कहती हूँ कि वो जो काम किए थे उसकी पावती जो आप कहते हैं, उन्होंने मुझे चुन के दिया। चुनने के बाद भी मेरे दिल में किसी से कोई मुझे ये नहीं करना है, लेकिन मेरे दिल में भाजपा ही था। और मैं पहले ही दिन जब देवेंद्र जी ने मुझे बुलाया था, तब मैंने उनके पास इच्छा जताई थी कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पार्टी सिर्फ फ्री हैंड और भ्रष्टाचार रहित काम करने का मौका मुझे मीरा भाईंदर में दे। उसके अलावा न मुझे कोई पैसे की लालच है, न कोई पद की लालच है आपकी तरफ से, न मंत्री पद चाहिए। हालांकि उद्धव जी से भी मैं उसी दिन मिलने गई थी, उनका भी धन्यवाद अदा करना था, उन्होंने भी बुलाया था, तो उनको भी मान देना मेरे लिए बनता है, क्योंकि बहुत सारे शिव सैनिकों ने भी मुझे इलेक्शन में मदद की थी। तो मैं उनका धन्यवाद देने गई थी। तब उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको राज्य मंत्री ज़रूर दूंगा। पर मेरे मन में भाजपा थी और मेरी इच्छा भाजपा ज्वाइन करने की थी, तो मैंने भाजपा ज्वाइन किया देवेंद्र और उद्धव जी से ये कह के कि मैंने लोगों से वायदा किया है कि मैं भाजपा ज्वाइन करूंगी, और मेरे दिल में भी भाजपा के प्रति झुकाव है, प्यार है, आदर है, इसलिए मैं भाजपा ज्वाइन करूंगी। और बिल्कुल उन्होंने मेरे इस फैसले का भी कोई विरोध नहीं किया था कि ताई कोई बात नहीं, अच्छा लगा आपने स्पष्ट कहा। वो मैंने देवेंद्र जी से वही शर्त रखी थी कि मुझे एक काम ऐसा करने मिले ताकि मेरे मन की जो इच्छा है साफ़ सुथरा काम करने की वो पूर्ण हो। लेकिन कुछ कारणवश मुझे वो साथ या वो फ्रीडम वरिष्ठ दे नहीं पाए। आप इंडिपेंडेंट विधायक चुन के आती हैं। विधायक चुने जाने के बाद शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे जी आपको स्वयं ऑफर करते हैं राज्य मंत्री का, और आप राज्य मंत्री का पद, जो कि पहली बार कोई विधायक चुन के आया और उसको ऑफ़र किया जाए, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। आपने उसको भी ठुकराया, और वो भी इसलिए कि आपका प्रेम वो भाजपा के साथ था, भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ था, संघ के साथ था, उनके वोटरों के साथ था, लोगों के साथ था, जनता के साथ था। आप उनको छोड़ना नहीं चाहती थी। इसके बावजूद भी भाजपा ने आपको स्वीकार नहीं किया। जो आपके साथ हुआ वो पूरा मीरा भाईंदर की जनता जानती है कि और मैं ये चाहूँगा कि वो क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई जो आपके दिल को दुखाया। जी, तब तो वायदा किया गया था कि आपको फ्री हैंड मिलेगा, और फिर कहा गया कि नहीं, आपको इतना फ्री हम नहीं दे सकते जितना आप चाहते हैं, आपको किसी न किसी के साथ तो मिलके काम करना पड़ेगा।
लेकिन मैं सबके साथ मिल के काम करने में विश्वास करती हूँ, पर मेरे सिद्धांतों को छोड़ के नहीं। तो जब बारी ये आई कि मुझे मेरे सिद्धांत छोड़ने पड़े, मुझे प्रामाणिकता छोड़नी पड़े, तो मैंने वो नकार दिया कि मैं प्रामाणिकता तो नहीं छोड़ूंगी। और उसके बाद घटना ये हुई कि मुझसे कुछ नाम लिए गए स्टैंडिंग के, और धोखे में रख के वो दूसरे नाम लिए और मेरे नाम नहीं लिए गए। और उसके बाद देखिए, इतने 3 सालों से, यानी मैं महापौर पद जब मेरा पूर्ण हुआ, महापौर का कार्यकाल, उसके बाद से भले ही मैं भाजपा की नगर सेविका थी, लेकिन किसी कारणवश किसी एक व्यक्ति के कहने से मुझे न भाजपा की मीटिंग में बुलाया जाता था, न कोई आडावा बैठक में बुलाया जाता था, न पक्ष के कोई मीटिंग में बुलाया जाता था। जानबूझ के वो एक इग्नोर करके मुझे अकेले थकेले करने का जो प्रयत्न चल रहा था। और उसके बाद मेरे चुनने के बाद भी भाजपा के नगर सेवकों का हाल ये था कि वो जाहिर में मुझसे बात करते हुए डरते थे, वो बात भी नहीं कर सकते थे। और मेरे यहाँ आना तो दूर, मुझे लगता है कि मेरे जीतने के बाद 2 या 4 नगर सेवक ऐसे थे जिन्होंने आने की हिम्मत की। सबने फ़ोन करके ज़रूर मुझे विश कहा, और अब मजबूरी जताई कि हम तो, आपको तो मालूम है कैसा होगा, अब हम आ जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ डांट मिलेगी या कुछ होगा, इसलिए हम आपके पास तो नहीं आएंगे, बस आपको बधाई दे रहे हैं फ़ोन करके। मुझे बड़ा अजीब लगा, ये पक्ष हमारा है जहाँ इतनी भी फ्रीडम नहीं है कि हम किसी को विश कर सके। खैर, उस समय मैंने वरिष्ठों के सामने भी ये बात रखी कि हमारे यहाँ ये जो कुछ भी चल रहा है वो बहुत गलत चल रहा है। किसी एक व्यक्ति विशेष को पर्सनल कारण से किसी से दुश्मनी हो सकती है, पर वो पार्टी के परफॉर्मेंस पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए। लेकिन मैंने कहा वैसे कि एक व्यक्ति अगर पर्सनली किसी को नहीं बुलाना चाहे, और ऐसे मैं ही एक उदाहरण नहीं हूँ, उन्होंने पर्सनली दुश्मनी बहुत लोगों के साथ निकाली है, तो ये पार्टी का एजेंडा नहीं हो सकता। आपके पर्सनल रिलेशन आपके पर्सनल है, आपकी पार्टी के साथ आपको उसी तरह से हर एक कार्यकर्ता के साथ पेश आना चाहिए जिसके लिए वो हकदार है, वो कार्यकर्ता है आपका, वो आपके नगर सेवक है या वो आपके सबऑर्डिनेट्स है। उसके साथ अगर आप व्यवहार अच्छा नहीं करोगे तो ये बिल्कुल गलत है। और ये बात मैंने वरिष्ठों से कही कि ऐसे माहौल में काम करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। उन्होंने हर बार मुझे इस कह के टाला कि अभी बस 10-15 दिन में हम आएंगे, बैठेंगे, ठीक हो जाएगा। इवन जब मेरा पक्ष प्रवेश हो रहा था शिवसेना में, उसके 1 हफ्ते पहले भी मैंने सभी वरिष्ठों को मैसेज डाले, फ़ोन पे बात की। उन्होंने फिर वही बात की कि ताई थोड़ा समय रुक जाइए, हम आपको मिलते हैं, हम सब ठीक करते हैं। लेकिन मुझे ये लगा कि 1 साल से जो ठीक नहीं कर पाए हैं उसे और मैं राह देखूं, मुझे ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि ऐसी स्थिति मेरी थी कि न भाजपा मुझे साथ दे रही थी, न और कोई दे, और मैं काम करने में अक्षम पा रही थी। लोगों ने मुझ पे विश्वास रखा था कि ये कुछ काम करेगी, और मुझे उस विश्वास को टूटने नहीं देना था। तो लोगों के, मैंने एक शब्द लिखा था मेरे उसमें, जनहितार्थ, तो लोगों का काम कर सकूं, इसलिए मुझे ये निर्णय लेना ही था। तो लोगों के सेवा के लिए, जो जनता की सेवा के लिए, जनहितार्थ के लिए आपने शिवसेना का दामन पकड़ा। हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे का भगवा झंडा आपने पकड़ा। अब उद्धव जी से आपकी बात हुई, अब आप शिवसेना, क्योंकि आप एक विधायक हैं, आप शहर की नेतृत्व करेंगे, तो मीरा भाईंदर शहर में शिवसेना को अब आप कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्या योजना है आपके पास, उसके बारे में? बिल्कुल शैलेश जी, मैं ये मानती हूँ कि आप जो भी काम करो पूरी प्रामाणिकता से करो। अगर मैं बीजेपी की थी तो मैं उस पक्ष को बढ़ा रही थी, अब अगर मैंने इस पक्ष का दामन थामा है तो उनका मुझ पे जो विश्वास है वो टूटना नहीं चाहिए। सो वो हर संभव प्रयास मैं शिवसेना को भी और शहर को भी विकास की ओर ले जाने का ज़रूर करूँगी। पार्टी भी हमारा बढ़ना चाहिए, संगठन भी बनना चाहिए, संगठन बड़ा भी होना चाहिए, और उसके लिए कुछ सुझाव मेरी तरफ से जो रेडी है, मैं उद्धव जी से और आदित्य जी से चर्चा करने जाऊंगी भी। और इस तरह से मेरे से जो बन पड़ेगा, यानी मेरा 100% ईमानदारी से कोशिश ये रहेगी कि शिवसेना पक्ष भी बढ़े, संगठन भी बढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नगर सेवक अगली बार जो 22 में इलेक्शन होने जा रहा है वहाँ चुन के भी आए। लोगों ने मुझ पे विश्वास किया है, तो मुझे लगता है कि मुझे फ्री हैंड देने के लिए जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, यानी कि कॉरपोरेशन में मुझे फ्री हैंड काम करने की, क्योंकि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार ही कॉरपोरेशन में हो रहा है। तो वो भ्रष्टाचार अगर मुझे ख़त्म करना है तो मुझे यहाँ अपने पक्ष के ज़रिए अच्छे लोगों को, प्रामाणिक लोगों को यहाँ लाना होगा, और वो मेरी कोशिश रहेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इस बार भी
मुझ पे विश्वास करेगी और वही प्यार इस पक्ष को भी देगी। देखिए, पक्ष बदलने से व्यक्ति के सिद्धांत नहीं बदला करते, और वही सिद्धांतों को लेके जब मैं जनता के समक्ष जाऊंगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है, जनता को मुझ पे विश्वास है, और उसी प्यार का वो अब के भी 22 में भी मुझे ये ज़रूर से ज़्यादा अपना पक्ष के नगर सेवक को चुन के बदला दी। गीता जी, अभी आपने बात करते करते भ्रष्टाचार की बात कही। आप भाजपा में थी पहले, और आज आपने भाजपा के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। तो ये जो भाजपा भ्रष्टाचार आज आप कह रही हैं, तो क्या ये जब आप भाजपा में थी तभी भी भाजपा भ्रष्टाचार करती थी और आज भी कर रही है, तो इस पे आप क्या कड़ा कदम उठाएंगे? देखिए, आप अगर रीज़न जानना चाहे कि ये 3 साल से मुझसे सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है, तो वो इसीलिए कि आप अगर महासभा का रिकॉर्ड देखें तो मैं अकेली उठ के, भले ही वो मेरे पक्ष के विरोध की बात होती थी, लेकिन जहाँ बात गलत होती थी मैं विरोध करती थी। मेरे अकेले का विरोध कितने सारी महासभा में हर विषय पे दर्ज है, चाहे वो इलीगल FSI देने का हो, चाहे इलीगल रोड देने का हो, मैनग्रोव्स का विषय हो। मैंने हर उस विषय पे मैंने अपना स्टैंड रखा है जहाँ गलत हो रहा था, और शायद इसीलिए ये सौतेला व्यवहार भी मुझसे हो रहा था। तो मेरे हाथ में ये जब होगा तब ऐसा कोई भी इलीगल काम ना हो, उसका पूरे का पूरा जिम्मेदारी मैं उठाने को तैयार हूँ। इस शहर में, ये शहर बदनाम है हमारा, यहाँ अनैतिक धंधे, गैरकानूनी ये हमारी बिल्डिंगें, ये शहर बिल्कुल बदनाम है। आप हमारी 80% 70% से ज़्यादा बिल्डिंग है वो बिना OC की है। हमारे यहाँ FSI वायोलेशन बहुत कॉमन हो गया है। हमारे यहाँ DC रूल को तोड़ना तो इतना इजी हो गया है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, कोई नियम नहीं पाले जाते। तो ये सब, और इसका भुगतान किसे करना पड़ता है? तो जो कॉमन पब्लिक है उसे, जो पब्लिक बिल्डर पे विश्वास करके बिल्डिंग में अपना घर लेती है, थोड़े दिन बाद मालूम पड़ता है अरे तो ये बिल्डिंग में ये चीज़ इलीगल है, इस बिल्डिंग को OC नहीं मिल रही है, इस बिल्डिंग में 2 बार एक ही फ्लैट बुक हुआ है, और उसकी कोई सुनवाई नहीं है। एक सादा सा एग्जाम्पल दूँ तो हमारा एक GR है कि हमें, यानी कॉरपोरेशन ने रजिस्ट्रार को जो भी इलीगल चीज़ें हैं उसकी जानकारी देनी है ताकि वो रजिस्ट्रेशन ना हो पाए। अभी तक नहीं, वो 5 साल पहले GR आया, अभी तक एक भी ऐसी इलीगल घर की या बिल्डिंग की जानकारी रजिस्ट्रार को नहीं दी गई है। इसका मतलब है कि सब साथ में है, कॉमन पब्लिक मरे, कॉमन लोग मरे, हम अधिकारी। तो क्या आप एज अ विधायक ये कॉमन पीपल को मरने देंगे? क्योंकि आप जब विधायक का चुनाव लड़ रही थी तो आपने एक जाहिर आह्वान दिया था कि गीता के 7 वचन वो जो थे, जिसमें से आप ये जो समस्या बता रही हैं वो सारी चीज़ें भी उसमें है, भ्रष्टाचार है, अनैतिकता है, अनधिकृत काम है। तो जनता ये आपसे आज जानना चाहती है कि गीता के 7 वचन क्या आज भी कायम हैं, और कायम है तो आप वो कैसे निभाएंगी? शैलेश जी, एक थोड़ा सा करेक्शन, गीता के वचन 9 थे। सॉरी, चलिए 9 वचन थे, ठीक है, 7 नहीं 9 वचन। ओके जी, नहीं, पब्लिक को ये नहीं लगना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल सही कर दी है। तो गीता के 9 वचन पे आज भी मैं कायम हूँ। मेरी कोशिश चल रही है कि भ्रष्टाचार के सामने आवाज़ उठाऊं, और बहुत सारी चीज़ें मैंने आयुक्त को लिखी है। मुझे लगता है कि शायद इतने सालों में पहली बार हमारे जो टेंडर्स है वो 16% नीचे गए हैं, जो 23% ऊपर हुआ करते थे। तो मैं ये नहीं कहती मैं एक ही दिन में हर सब कुछ कर पाऊँगी, मैं ये भी नहीं कहती कि मैं 100% उसको ख़त्म कर पाऊँगी, लेकिन मैं जितना भी कम कर पाऊँगी, मुझे लगता है ईमानदारी से मेरा किया हुआ लोगों के प्रति ये वादा निभाऊँगी कि मैं भ्रष्टाचार को, मेरी कोशिश ये रहेगी कि नेस्तो नाबूद कर दूँ, लेकिन नहीं तो भी पब्लिक का जितना पैसा मैं बचा सकूँ उतना ज़रूर बचाऊँगी। और बाकी के 9 वचन बिल्कुल मुझे याद है, बाकी के 8 भ्रष्टाचार ये एक मुद्दा था, बाकी के वचन भी मुझे याद है। ये कोरोना काल नहीं होता तो शायद उस बारे में भी काम चालू हो गया होता, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने कहा ही कि मैं तो इसको अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे लोगों की सेवा करने का ऐसे काल में मौका मिला। अब बाकी के काम। गीता जी, एक आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहूँगा कि आप एज अ विधायक, शिवसेना के विधायक, मीरा भाईंदर शहर को एक उत्तम शहर बनाने के लिए, लोगों की जन समस्याओं को समाधान करने के लिए और एक विकसित मीरा भाईंदर बनाने के लिए टॉप 3 जो आपके टॉप मोस्ट 3 प्रायोरिटी के विकास कार्य हैं, वो आप क्या करना चाह रही हैं और कैसे करेंगे?
मीरा भाईंदर की बात आई तो सबसे पहले बात पानी की आती है। हालांकि हमारे लिए अभी भी बीच में पानी का संकट हुआ था, MIDC का पानी का विषय, आप लोग शायद जो सुभाष देसाई जी हैं उद्योग मंत्री, उनके पास भी गए थे। मैं वही कहती हूँ कि जहाँ मीरा भाईंदर का नाम आता है वहाँ पानी का प्रॉब्लम पहले आता है। बहुत हमारा सूर्या प्रकल्प मंजूर हो गया है, मुझे उसके राजकारण में पढ़ना ही नहीं है। यहाँ श्रेय लिया जाता है, बोर्ड लगाए जाते हैं, मैं बिना बोर्ड के काम करना चाहती हूँ। मैंने मंत्री महोदय से जब बात की तब हमारा ये विषय ही था कि हमें ये जो पानी मिल रहा है वो पूरा मिलना चाहिए और उन्होंने मंजूर किया। कुछ टेक्निकल खामियां हैं वो निकलते निकलते निकल जाएगी, उसमें राजकारण नहीं होना चाहिए। दूसरा, सूर्या प्रकल्प कैसे जल्द से जल्द पूरा हो, तो मुझे आप मानेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को सराहा कि मुझे छोटी से छोटी बात उसकी मैंने संज्ञान में ली है कि कहाँ स्थानिकों का विरोध है, कौन सी परमिशन अभी तक हमें नहीं मिली, इन सब बातों पे भी मेरा काम चालू है। और मेरे साथ साथ मेरे सीनियर प्रताप जी सरनाइक जी, वो भी मुझे पूरा साथ और सहकार दे रहे हैं। विचारे जी जो यहाँ के खासदार हैं और शिंदे जी हमारे पालक मंत्री, वो उन सब का साथ मुझे बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है कि हम जल्दी से जल्दी सूर्या प्रकल्प को पूर्ण करके पानी कैसे लाया जाए। दूसरी, मेरी प्रायोरिटी स्कूल की ज़रूर रहेगी। हॉस्पिटल में मैंने काफ़ी काम किया है, वो भी मेरी प्रायोरिटी पे था, आरोग्य और शिक्षण। पर हॉस्पिटल अब जब कोविड ख़त्म हो जाएगा तो टेम्बा एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल बन के रहेगा, क्योंकि टेम्बा की कोविड की वजह से हमने बहुत सारे उसमें वेंटिलेटर कहिए, ICU कहिए, उसकी तैयारी कर दी है। अब थोड़ा बहुत जो बाकी रहा है वो ऑपरेशन थिएटर का काम बाकी रहा है, वो भी हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे ताकि ये एक बहुत अच्छा पूर्ण रूप से विकसित ऐसा सिविल हॉस्पिटल हमारे शहर को मिले। स्कूलों के बारे में अब बहुत फरियादें इस समय में आई है कि स्कूलों ने बहुत सारा लोगों पे मैं तो एक टाइप का अत्याचार ही कहूँगी कि ये ऐसी टाइम भी लोगों ने बिल्कुल संवेदना नहीं रखी। तो हाँ, उनके भी खर्चे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दो चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए, ये मुझे लगता है, जो बैलेंस हुआ नहीं। और कुछ नियम ऐसे स्कूलों ने बनाए हैं जो बिल्कुल भी कानूनन नहीं सही है। हमें स्कूल में कहा गया है कि स्कूल को अपना स्कूल की बुक्स वहाँ से लेनी है, यूनिफॉर्म लेना ये कंपल्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन आज भी स्कूलों ने वो कंपल्शन किया है। तो हम कम से कम उन नियमों के बारे में लड़ाई ज़रूर लड़ें। बाकी जो अनैतिक तरीके से उन्होंने फ़ीस बढ़ाई है या उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है वो ज़रूर रोके। और मेरा सपना ऐसा है कि स्कूलें ऐसी बननी चाहिए जो कॉमन लोगों की रीच में हो। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि हम जल्द से जल्द यहाँ की कॉरपोरेशन के स्कूलों को उस स्तर पे ज़रूर ले आए ताकि किसी को भी वहाँ जाने में झिझक ना हो, हर एक पेरेंट अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा सके। ये मेरा सपना है जो मैं ज़रूर से उस पर काम करके पूर्ण करूँगी। तीसरा, महिलाओं के लिए मुझे आपने देखा होगा कि 4 दिन पहले जब उद्धव जी से हमारा 1-to-1 हो रहा था तब मैंने इस बात पे जोर दिया था कि महिला भवन, तो वो महिला भवन आज भी एक महासभा में विषय था कि महापौर के बंगले को महिला भवन में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन ऐसा एक महिला भवन हमारी बस्ती के लिए पूर्ण नहीं है। मैं उनके इस निर्णय का भी स्वागत करती हूँ। महिलाओं के लिए जहाँ कहीं कोई भी करता है मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, पर अपनी तरफ से भी मैं महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए, ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बने, ज़्यादा से ज़्यादा आत्मसम्मान उनका बना रहे। तो ये बात कैसे हो सकती है उस पर मैं ज़रूर काम करूँगी। आपने देखा होगा कि मैं विधायक बनने के पहले भी अस्त्र के माध्यम से मैंने महिलाओं के लिए काफ़ी काम किया है, उनको काफ़ी जॉब्स दिलवाए हैं। आज भी मेरी कोशिश ये है कि महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार के विरुद्ध मैं आवाज़ उठा सकूं। तो ये मेरे, आप जो कहेंगे कि 3 मेरे काम बहुत से मुझे करने हैं, लेकिन 3 आप बोले कि टॉप 3 बताइए, तो मैंने ये टॉप 3 बता दिए आप। गीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आमना सामना में राष्ट्रवाद न्यूज़ से आज बेबाकी से हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर एक बार सभी दर्शकों को शुभ दीपावली की कामना करती हूँ। स्वस्थ रहे और प्लीज़ पटाखे हो सके तो ना फोड़े। पॉल्यूशन बढ़ने से कोविड का खतरा फिर हमारे सर पे मंडरा रहा है, उसे ज़रूर टालें। स्वस्थ रहे और खुशी खुशी दिवाली मनाएं। तो ये थी गीता जैन, विधायक मीरा भाईंदर विधानसभा, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी से सारे प्रश्नों का आमना सामना किया।
आने वाले समय में मीरा भाईंदर शहर को ज़्यादा से ज़्यादा पानी कैसे मिले, महिला सबलीकरण के लिए एक बड़ा महिला भवन कैसे बने, कोविड की ये जो विराटतम समस्या है उस समस्या का समाधान पूरी तरह से हो सके और भी मीरा भाईंदर को विकास से विकसित करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहने का वादा किया और साथ ही अपने गीता के 9 वचन पर कायम रहने का भी हमें वचन दिया है। इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर से मिलेंगे आपसे एक नए मेहमान के साथ, एक नए व्यक्तित्व के साथ, आमना सामना में। राष्ट्रवाद न्यूज़।